ब्रांडिंग सब कुछ है यदि सही से की जाए तो। एक कंपनी के लोगो, रंगों के चुनाव और आवाज के लहजे में ग्राहकों पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता होती है। टॉप ग्लोबल कंपनीज को तो पता है कि ब्रांडिंग और विज्ञापन उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि वे इस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज के पास अपने बजट में अरबों रुपए नहीं होते, इसलिए वे दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वे दूसरों से चोरी करते हैं। आपके लिए पेश हैं ब्रांड्स की जबरदस्त नकल करने के 20 सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मामले। नंबर 20, डिज्नी। ऐसा पता चला है कि डिज्नी भी स्वतंत्र कलाकारों से कलाकृतियां चुराने में पीछे नहीं है। उनके एलिस इन वंडरलैंड में कॉस्मेटिक बैग की मूल कलाकृति केटी वुजर और एक पेंटिंग जो उन्होंने 2010 में बनाई थी जब वो विश्वविद्यालय में थी वहां से आई थी। और जैसे कि ये काफी नहीं था, डिज्नी ने ऐसी टी शर्ट भी बनाई जो शायद केटी के काम से प्रेरित थी। डिज्नी अब इन वस्तुओं को रखता नहीं है। क्या ये अपना जुर्म कबूल करना है? लगता तो ऐसा ही है। नंबर 19, ज़ारा। हाई स्ट्रीट फैशन की दिग्गज कंपनी ज़ारा 2016 में खबरों में आई जब उस पर एलए के एक स्वतंत्र कलाकार ट्यूसडे बेसन से डिजाइन चोरी करने का आरोप लगा। ज़ारा को एक नाराज सोशल मीडिया अभियान का सामना करना पड़ा और उसने ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री को रोक दिया जो कहीं से नकल की गई थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब एक फैशन ब्रांड ने एक स्वतंत्र कलाकार से चोरी की है। बात निराशाजनक जरूर है पर यह बहुत ही आम है। फॉरएवर 21 ने बो एंड ड्रेप की हैंग्री टी शर्ट और स्पॉटी एंड रिच की हुडी की नकल की, लेकिन ज़ारा ने इस अपराध को सबसे ज्यादा दोहराया है। उन्हें ट्यूसडे बेसन वाले किस्से के बाद भी कई बार पकड़ा गया है। नंबर 18, पर अपैरल। ज्यादातर कलाकारों को जब पता चलता है कि उनके काम की नकल की गई है तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कलाकार अलग तरीका अपनाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी कलाकृतियां वहां पर मौजूद हैं जहां उन्हें होना नहीं चाहिए। जब डैनियल इग्नेशियो को पर अपैरल नाम पर अपनी पेंटिंग वाली हुडी बेचने के लिए मिली तो उन्होंने ये ट्वीट किया। डैनियल के अनुसार जब पहली बार आपकी कला चोरी होती है तो ये दर्शाता है कि आप एक कलाकार के रूप में सफल हो गए हैं। नंबर 17, एप्पल के प्रतियोगी। $214 बिलियन से भी ज्यादा कीमत के साथ कोई आश्चर्य नहीं है कि एप्पल के प्रतियोगी भी उस आकर्षक एप्पल पाई का एक हिस्सा पाने के लिए उसके विचारों की नकल करने के लिए तैयार खड़े हो। आखिरकार एप्पल ने क्लासिक सिंगल स्क्रीन स्मार्टफोन लेआउट का आविष्कार किया जिसे अन्य सभी फोन कंपनीज द्वारा अपनाया गया है, लेकिन कई और बारीकियां हैं जिनकी नकल के प्रतियोगियों ने की है। सबसे पहले जब एप्पल के आई क्लाउड शुरू करने के 6 महीने बाद ही एसर ने एसर क्लाउड की शुरुआत की थी तो सबको वो कहीं पर पहले देखा हुआ सा लगा। प्रतियोगियों ने पैकेजिंग की भी नकल की है। सैमसंग ने गैलेक्सी टैब में एप्पल के प्रोडक्ट और पैकेजिंग डिजाइन्स की जमकर नकल की है। सोनी और नोकिया भी यही कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने फोन में हेडफोन जैक हटा कर दिया जैसा कि एप्पल ने अपने आईफोन 7 में किया, बस बिना एयरपॉड्स जैसा कोई अच्छा विकल्प दिए। नंबर 16, सैंडविच। चीन नकली सामान से इतना प्यार करता है कि उसके पास इसके लिए एक शब्द भी है, शांझाई। शांझाई के मेरे पसंदीदा उदाहरणों में से एक है ये सैंडविच शॉप जिसका नाम काफी हटकर है। इसका लोगो आपको और कौन सी सैंडविच शॉप की याद दिलाता है? बेशक सबवे की। और केवल लोगो की चोरी नहीं की गई है बल्कि रेस्टोरेंट के अंदर भी देखें। इसे सबवे समझने के लिए आपको माफ किया जाता है। नंबर 15, मिनी कूपर। शांझाई संस्कृति को चीन के ऑटोमोटिव उद्योग में भी देखा जा सकता है। लाल रंग की गाड़ी, उस पर तेज गति दर्शाती सफेद रंग की धारियां और वो प्रतिष्ठित हेडलाइट, साफ है कि लाइफन 320 मिनी कूपर की नकल है। न केवल लाइफन 320 मिनी कूपर की पूरी नकल है बल्कि ये बाजार में सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। परीक्षणों के अनुसार एक मामूली दुर्घटना भी चालक और उसके यात्रियों को गंभीर चोट पहुंचा सकती है, इसलिए असली का ही उपयोग बेहतर है। नंबर 14, मेडशीला। चीनी प्रोडक्शन कंपनीज ने नकल करके सैकड़ों फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा चौंकाती है। मेडशीला टेंसेंट वीडियो द्वारा बनाई गई एक फिल्म है जो कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड की एक घटिया सस्ती नकल है। सिर्फ इसका पोस्टर उसके जैसा है बल्कि कहानी, शॉट्स और गाड़ियां भी। दुर्भाग्य से वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए ऐसा होने से रोकना मुश्किल होगा क्योंकि चीन अपने कॉपीराइट संरक्षण कानूनों में ढिलाई के लिए कुख्यात है। नंबर 13, मार्वल बनाम डीसी। ये शायद कॉमिक बुक के प्रशंसकों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्वल और डीसी का एक दूसरे की नकल करने का लंबा इतिहास है। उदाहरण के लिए डीसी कैटवुमन को लीजिए। उन्हें 1940 में बैटमैन 1 में पेश किया गया जो कि बहुत ही हिट हुई, इसलिए 1979 में मार्वल भी ब्लैक कैट को ले आया, उनका अपना बिल्ली जैसा विलन। और मार्वल ने भी सीमित सफलता के साथ उनका खुद का सुपरमैन बनाने की कोशिश की, पहले सेंट्री और फिर हाइपेरियन के साथ। हालांकि डीसी आइडियाज चुराने का उतना ही दोषी है। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का कुख्यात खलनायक है और मार्वल द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे सफल विरोधी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि डीसी ने भी इस आइडिया को अपनाना चाहा और डॉक्टर ड्रेड को बनाया। इसके अलावा ज्यादा मशहूर होने के बावजूद एक्वामैन अपने एक्वाटिक मार्वल काउंटरपार्ट नमोर के 2 साल बाद आया। डीसी को आयरन मैन का विचार भी इतना पसंद आया कि उन्होंने रॉकेट रेड बनाया।
नंबर 12 शनेल। जब शनेल ने 2016 में पारंपरिक स्कॉटिश डिजाइन वाले स्वेटर दिखाए तो दुनिया ने अचानक क्लासिक फेयर आइलैंड पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन एक महिला बाकी सबसे ज्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि ये उसके डिजाइन थे जो वो रोम में एक कैटवॉक पर देख रही थी। मैटी वेंट्रुलॉन, जो कि फेयर आइलैंड में एक बुनाई करने वाली कारीगर हैं, उन्होंने शनेल पर अपने काम की नकल करने का आरोप लगाया। मैटी ने अपने फेसबुक पेज पर यह तस्वीर डाली और शनेल ने आखिरकार माफी मांगकर उसे अपनी डिजाइन्स की प्रेरणा होने का श्रेय दिया। नंबर 11 फोर्ड। 2016 में जब एक फोर्ड डीलरशिप ने एक सेल की घोषणा की तो उसने पूरी तरह से गलत कारणों से जनता का ध्यान आकर्षित किया। ये पता चल जाता है कि उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से डेवलपर कैंपो सेंटो की कलाकृति को चुरा लिया है। नकल छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। डीलरशिप के संस्करण को देखें। लोकप्रिय फायरवॉच गेम के लिए कैंपो सेंटो में कलाकृति बनाई गई थी और फोर्ड डीलरशिप का दावा है कि एक वॉलपेपर वेबसाइट पर उन्हें वो कलाकृति मिली और ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। हालांकि ये सच नहीं लगता, क्योंकि कुछ कलाकृति कथित तौर पर केवल एक कैंपो सेंटो वेबसाइट पर उपलब्ध ही थी। इसलिए फोर्ड को शायद पता होगा कि वे क्या कर रहे हैं। फोर्ड ने कैंपो सेंटो से माफी मांगी और पैनिक, जो फायरवॉच के सह निर्माता हैं, ने खुशी से इसको स्वीकार कर लिया। ये एक अच्छा कदम था दोस्तों। नंबर 10 लैंड रोवर। लैंड रोवर अब तक की बनाई गई सबसे प्रतिष्ठित कारों में से एक है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि किसी ने इसकी नकल बनाने का सोचा है। पेश है टाटा सफारी उर्फ भारतीय लैंड रोवर। टाटा मोटर की यूएसपी है कि भारतीय बाजार के लिए सस्ती कारों का निर्माण करे, जिसमें ये लैंड रोवर की भी नकल शामिल है, जिसे 1998 में लॉन्च किया गया। इस मामले में खास बात यह है कि कैसे टाटा ने लैंड रोवर की डिजाइन चोरी के मुकदमे से खुद को बचाया। कोई अंदाजा है आपको? उन्होंने असल में लैंड रोवर के निर्माताओं जैगुआर लैंड रोवर को ही खरीद लिया। बहुत होशियार। विडंबना देखिए, वे अब नकल से लड़ने के लिए लड़ाई में दूसरे छोर पर हैं, क्योंकि चीन अब उनकी डिजाइन को चुरा रहा है। लैंडविंग्स X7 देखिए, ये लगभग रेंज रोवर इवोक जैसी है, सिवाय इसके कि इसकी कीमत उसकी 1/3 है। नंबर 9 कोकेन तोजे। ये छवि एक इनमुट शमन अवा की है। उन्होंने जो पारका पहना है वो कारिब की खाल से बना है और उन्हें आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये छवि हाई एंड यूरोपीय डिजाइनर कोकोन तोजे द्वारा बनाए गए एक स्वेटर की है। वे एक जैसे दिखते हैं, क्या नहीं? अवा के परिवार को भी यही लगता है और वे इस बात से नाराज हैं कि उनकी अनुमति के बिना ये डिजाइन कॉपी किया गया। अवा की परपोती सैलोम अवा के अनुसार 1920 के दशक की शुरुआत में अवा ने खुद ये डिजाइन बनाया था। उनका मानना था कि कोई उन्हें डुबाने वाला था, इसलिए उन्होंने पारका के हाथों और छोटे आदमी को सुरक्षा उपायों के रूप में डिजाइन किया। बहुत सारे लोगों ने डिजाइनर के फेसबुक पेज पर अपनी बात कही है और कम से कम शब्दों में कहा जाए तो उनका सुर काफी तीखा है। नंबर 8 मड। लिली चिन के लिए लोगों द्वारा उसका काम चोरी करना कोई नई बात नहीं है और एक दिन उसने देखा कि फैशन और होमवेयर वेबसाइट kohls.com पर एक जानी पहचानी छवि वाली टी शर्ट उपलब्ध थी। टी शर्ट के निर्माता मड ने टी शर्ट्स लिली के चित्र के लगभग समान होने के बावजूद किसी भी कॉपीराइट के उल्लंघन से इनकार किया। अंत में लिली ने कोहल्स के खिलाफ $1 मिलियन का कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। समझौता हुआ और लिली को एक अज्ञात राशि प्राप्त हुई, जिससे वो काफी खुश थी। नंबर 7 अंकल मार्शियन। स्पोर्ट्सवेयर के चीनी ब्रांड अंकल मार्शियन की ब्रांडिंग देखें। क्या आप उस लोगो को कहीं से पहचानते हैं? ये बहुत हद तक अंडर आर्मर की ब्रांडिंग की तरह दिखता है, क्या नहीं? अंकल मार्शियन के प्रबंधन ने किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन से इनकार कर दिया, लेकिन अंडर आर्मर इसे जाने नहीं देने वाला था। कंपनी ने 1 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्हें अपने लोगों का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने में सफल रही। उन्हें हर्जाने के रूप में 2 मिलियन युआन या कहीं की लगभग 1/4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मिले। मैं सोच रहा हूँ क्या फ्रेड पेरी ने ध्यान दिया कि शायद उसके लोगों से भी प्रेरणा ली गई हो। नंबर 6 इंस्टाग्राम स्टोरीज। जब स्नैपचैट लॉन्च हुआ तो उसने वीडियो और तस्वीरों को साझा करने का एक नया तरीका पेश किया और इंस्टाग्राम ने उस तरीके की नकल करके बड़ी कामयाबी हासिल की। जब इंस्टाग्राम ने अपनी स्टोरीज पेश की तो उसके लॉन्च होने के 1 साल में यूजर्स की संख्या 250 मिलियन से बढ़ गई। इसके विपरीत स्नैपचैट उस समय से लगातार गिरावट में है। दिलचस्प बात यह है कि फेसबुक ने स्नैपचैट को $3 बिलियन में खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ये ऑफर ठुकरा दिया गया। अगर स्नैपचैट ने हाँ कहा होता तो शायद इंस्टाग्राम स्टोरीज कभी लॉन्च ही नहीं होती। नंबर 5 फाइंडिंग नीमो। फाइंडिंग नीमो अब तक की सबसे लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्मों में से एक है, लेकिन हम उस फ्रेंच बच्चों की किताब के बारे में कम ही जानते हैं जहां से इसका विचार आया। फ्रैंक ले कैल्विच का कहना है कि क्लाउन फिश नेमो उनके किरदार पियरे ले पासून क्लाउन के जैसा है, जिसे उन्होंने 1995 में बनाया था और जो एक बच्चों की किताब के नायक में बदल गया। नीमो और पियरे दोनों ही एनिमोन में रहते हैं और उनके एक पेरेंट का शिकार कर लिया जाता है। दोनों ही किरदार को अपने सफर के दौरान एक सफाई करने वाला झींगा मिलता है। डिज्नी और पिक्सर, जो कि फाइंडिंग नीमो के मालिक हैं, उन्होंने इस दावे का खंडन किया है, ये कहते हुए कि फिल्म और उसके पात्रों को स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। मैं फ्रैंक के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन पिक्सर जैसी बड़ी मछली से पंगा लेना एक जोखिम भरा काम है।
नंबर 4, काइली जेनर। काइली जेनर रियलिटी सीरीज कीपिंग अप विद कार्दाशियन से मशहूर हुई और उनकी काइली कॉस्मेटिक रेंज की कीमत $1 बिलियन आगे गई। लेकिन ऐसा लगता है कि वो वैसी स्वनिर्मित अरबपति नहीं है जैसा कि वो खुद को दिखाती हैं। काइली दूसरे ब्रांड्स की नकल करती हैं, बहुत सारी नकल। लॉस एंजलिस में रहने वाली मेकअप कलाकार व्लादा हैगर्टी ने काइली पर उसकी टपकते होंठों वाली छवि को चोरी करने का आरोप लगाया। और ये देखना आसान है क्या? हाँ, ये काइली का वर्जन है। स्पष्ट रूप से काइली व्लादा के काम की प्रशंसक हैं, क्योंकि उन्होंने उसे इस प्रचार वाली छवि के लिए फिर से कॉपी दिया। व्लादा ने मुकदमा दायर किया और मामला अदालत के बाहर सुलझाया गया। उसकी सिग्नेचर क्लोथिंग रेंज केमो पर भी आरोप लगा है। इस बार प्लग्ड NYC से ब्रांड के मालिक ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काइली की एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी क्लोथिंग लाइन के लिए मॉडलिंग कर रही है। ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है ना? गलत। इस कॉपी कैट रेंज के लॉन्च से पहले काइली की टीम में सच में किसी ने नमूनों के लिए प्लग्ड NYC से संपर्क किया था। आपको शर्म आनी चाहिए काइली। नंबर 3, स्केचर्स। आपने टॉम्स के बारे में सुना है ना? वो एथिकल ब्रांड जिसने इन प्रतिष्ठित जूतों का निर्माण किया और जो अपनी हर बिक्री में से गरीब समुदायों को दान करते हैं। अच्छा, क्या आपने बॉब्स के बारे में सुना? एक और एथिकल ब्रांड जो गरीब बच्चों को जूते दान करते हैं जब आप उनकी जूते खरीदते हैं। स्केचर्स के बॉब्स टॉम्स की इतनी ज्यादा नकल है कि यहाँ हंसी आती है। ब्रांड के नाम, जूते का डिजाइन और एथिक्स तक समान है। ये भयानक चोरी है, लेकिन इससे जरूरतमंद बच्चों तक मदद पहुंचती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वाला इतना बुरा नहीं है। नंबर 2, Yandex। फेसबुक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड्स में से एक है, हर जगह सिवाय रूस के। वहाँ पर उनका अपना ओरिजिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे vk.com कहा जाता है, लेकिन ये इतना भी ओरिजिनल नहीं है। ये बिल्कुल फेसबुक जैसा ही दिखता है। वीके रूस में दूसरी सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है और उपयोगकर्ता कहते हैं कि वीके फेसबुक से बेहतर है। आखिरकार ये रशियंस हैं, रशियंस के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे बोलचाल की भाषा और स्थानीय संस्कृति की भी बेहतर जानकारी है। ये अधिक सुरक्षित भी है, इसकी डिजाइन और सर्च एल्गोरिदम भी बेहतर है और ये ज्यादा मजेदार है। आप कहीं से भी वीके में साइन अप कर सकते हैं, लेकिन ये रूस के बाहर ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपको वहां अकेले ही घूमना पड़े। नंबर 1, ओरियोस। ओरियोस शायद सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे अच्छी मार्केटिंग से एक सफल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ओरियो 1912 में आया था और अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली कुकी है, लेकिन ये बाजार में आने वाली पहली चॉकलेट सैंडविच कुकी नहीं थी, वो हाइड्रॉक्स था। इसके बारे में आपने कभी सुना है या फिर नहीं? हाइड्रॉक्स को 1908 में लॉन्च किया गया था और ओरियो इसी से प्रेरित था, लेकिन हाइड्रॉक्स के निर्माताओं के पास इसकी मार्केटिंग की कोई खास योजना नहीं थी। सबसे पहले तो कौन एक बिस्किट को हाइड्रॉक्स बुलाता है? मुझे तो ये एक सफाई करने वाले लिक्विड की तरह लगता है। ओरियोस के निर्माता नबिस्को को क्राफ्ट फूड्स के मालिक द्वारा 2000 में $14.91 बिलियन में खरीद लिया गया था, जो ये साबित करता है कि मार्केटिंग काम करती है और दूसरी कंपनीज के विचारों को चुराना भी। तो किस ब्रांड के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा झटका लगा? क्या आप भी ऐसी कंपनीज के बारे में जानते हैं जिन्होंने खुलेआम आइडियाज चुराए हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।